फाइनली अब चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो अपना एक नया मिशन लॉन्च कर रही है और वो है आपका आदित्य एल1 मिशन। इसके ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया का पहला सोलर मिशन है ये, और ये सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है और ये लॉन्च होगा आज की डेट में। और इस मिशन से क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है, ये मिशन क्या क्या काम करेगा, तो देखो गाइज, इसका नाम पहले दिया गया है आदित्य एल1 मिशन। और इसमें 7 पेलोड का यूज़ किया गया है। कितने? 7 पेलोड का यूज़ किया गया है। और 7 पेलोड में जो 3 पेलोड है वो इन सिटू स्टडी के लिए रखा गया है, और 4 जो पेलोड है वो इसके कोरोनल पार्ट के स्टडी के लिए रखा गया है। लाइक दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे सन के अंदर जो कोरोनल हीट है उसको वो कैसे हीट मैनेज करता है उसके ऊपर स्टडी करेगा। कोरोनल मास कितना है उसके ऊपर, कोरोनल मास में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर स्टडी करेगा। फिर उसके बाद फ्लेयर, यानी कि एक तरीके का वहाँ पे जैसे कि पृथ्वी पे अगर आप देखते हो तो अगर आप रेगिस्तान वाला एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे धूल मिट्टी कण वगैरह बहुत सारे उड़ते हुए आप देखते हो, एक तरीके का तूफान आता है। तो वैसे ही जो सूर्य पे आता है तो वहाँ पे आग का तूफान आता है। एक फ्लेयर एक्टिविटीज़ कैसे हो रहा है उसमें उसके ऊपर बातचीत होगा, उसके ऊपर स्टडी करेगा। साथ ही कौन कौन से डायनेमिक चेंज आ रहे हैं स्पेस में, जैसे कि वेदर के ऊपर, ठीक है ना, पार्टिकल्स के ऊपर, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसमें ये आदित्य एल1 मिशन काम करेगा। देखो, आदित्य एल1 मिशन के रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी कल डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जा करके देख लेना। ईच एंड एवरी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, उसको मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें जो पेलोड का यूज़ किया जाएगा, जिस व्हीकल का यूज़ किया जाएगा, इसमें पीएसएलवी का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पीएसएलवी का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जा रहा है। और पीएसएलवी का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएसएलवी ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिससे इस मिशन को काफ़ी लंबे टाइम तक स्पेस में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा तगड़ा ड्यूरेशन रहा है स्पेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो स्पेस की बात किया जाए तो 6 3 मिनट, यानी कि 63 मिनट ये अप्रोक्सीमेटली इसको लिफ्ट होने में लगेगा अर्थ के ऑर्बिट से, ठीक है ना। और ये हाईली इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है पीएसएलवी। इसमें पीएसएलवी के रिगार्डिंग जो बातें याद रखनी है वो ये है कि पीएसएलवी C57 पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा या लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा आदित्य एल1 में, तो ये याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट मिशन होने वाला है, इसरो का अभी तक का सबसे लंबा मिशन ये होने वाला है। और ये लॉन्गेस्ट मिशन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है वो उसका हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि पीएसएलवी जो है उसका जो दूरी तय कर डिस्टेंस तय करने का जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पीएसएलवी मिशन होने वाला है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है पीएसएलवी C35 का, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग आप पीएसएलवी की रिगार्डिंग एक और बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको जान के बहुत आश्चर्य लगेगा कि अर्थ का जो ऑर्बिट है इससे में अप्रॉक्सीमेटली 16 दिनों तक ये रहने वाला है पीएसएलवी, ठीक है ना। ये आदित्य एल1 मिशन 16 दिन तक अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा, और 16 दिन के बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल करके ये लैग्रेंज पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, लैग्रेंज पॉइंट वाले ऑर्बिट में जाएगा। और लैग्रेंज पॉइंट यानी कि एल का जो पूरा फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं लैग्रेंज। और इस तरीके से 5 लैग्रेंज पॉइंट साइंटिस्ट के द्वारा फाइंड किया गया है, और इसमें से 5वें में से L1 पे भेजा जा रहा है, ना कि L2 L3 L4 या L5 पे, तो L1 पे भेजा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके बारे में बातचीत कर लिया है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है आपके अर्थ से ये L1, ठीक है ना। L1 का डिस्टेंस कितना है, तो 1.5 मिलियन का डिस्टेंस है। आज ये लॉन्च होने वाला है 11:50 पे, इसरो लॉन्च करेगी, तो आप लाइव भी देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट अपडेट, तो यहाँ पे देखो ये आदित्य एल1 जो मिशन है ये ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ मतलब कि इसरो के द्वारा ही चलाया जा रहा है। एक्चुअली में इसरो को बहुत सारे देश जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन जो एजेंसीज है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो हेल्प कर रही है। इसमें आप देखो तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेल्प कर रही है। साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे जो
कंट्रीज़ है वो भी हेल्प प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये भी हेल्प प्रोवाइड करवा रही है। हेल्प किस लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है? क्योंकि ये क्रूशियल मिशन होने वाला है इसरो का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप स्पेस में ये मिशन जाने वाला है, और इसलिए लगभग-लगभग इस सारी स्पेस एजेंसी इसमें हम लोगों को मदद पहुँचा रही है, ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो आज का जो न्यूज़ है और सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो गाइज़, फाइनली एक आयोग का गठन किया गया है, और उस आयोग के हेड बनाए गए हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति महोदय जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चेयरमैनशिप इनकी अध्यक्षता में रहेगा। यहाँ पे इंडियन रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, देखो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। और ये कमेटी इस बात पे बातचीत करेगी कि क्या लोकसभा और राज्यसभा का माफ करना, क्या लोकसभा और राज्य यहाँ पे देखो, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, ठीक है ना, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा का इलेक्शन क्या एक साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत होगी। और साथ में ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि क्या ये दोनों पॉसिबल है कंडक्ट करवा पाना या नहीं करवा पाना। देखो गाइज, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या पॉसिबल है या नहीं है हमारे देश में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिस देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो और इतनी सारी विविधताएं हो, इतनी सारी पार्टी हो, इतनी सारी जहाँ जिस देश में पार्टियां हो, क्या वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का कुछ काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या इसमें ये कर पाना पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल मैं इस आर्टिकल की बात करूँ तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं प्रेसिडेंट महोदय रामनाथ कोविंद जी, जो पहले के भूतपूर्व हमारे प्रेसिडेंट रहे हमारे देश के। इनको इसका हेड बनाया गया है, जिसमें ये बातचीत चलेगा कि स्टेट असेंबलीज और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रखा जाएगा। आप देखो तो कोविंद, ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने बहुत टाइम पहले ही एक बात कहा था, वो पेज नंबर 10 पे है। तो पेज नंबर 10 पे लेकर के आता हूँ पहले, ताकि आर्टिकल्स को एक साथ दिखाया जा सके। तो यहाँ पे देखो 2018 में जब ये प्रेसिडेंट थे, तो ये जब लोकसभा का ज्वाइंट सेशन चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन चल रहा था, तो इन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि देखो ऐसा है कि जो राज्य का इलेक्शन अलग होता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। तो क्यों ना ये दोनों इलेक्शन को एक साथ किया जाए, और एक चीज़ यहाँ पे रखा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जाए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, और अपॉइंट किया है कमेटी, और उस कमेटी का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखो वन नेशन वन इलेक्शन है, और इसके हेड बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद जी को। और ये डिस्कशन चलेगा कि स्टेट असेंबलीज और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। हालांकि इसके बारे में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे राज्य के या हमारे देश के, यूँ कहा जाए तो जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट आप कह सकते हो, जहाँ बीजेपी का डायरेक्ट सरकार है जिन स्टेट में, वहाँ के स्टेट के जो भी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा मूव है। जैसे कि आप योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उसके बाद या बहुत सारे यहाँ पे असम को देख सकते हैं, गोवा का देख सकते हैं, तो ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही आ जाता है ना कि हाँ भैया, जहाँ पे मल्टीपल इलेक्शन पार्टीज हो, बहुत सारी विविधताएं हो, क्या वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि देखो जब ऐसा किया जाएगा तो 5 ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो 5 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पहला कहा जा रहा है कि आर्टिकल 83 में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 83 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और 83 क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट का है। आर्टिकल 83 आपका डिस्कस करता है लोकसभा के, माफ करना, संसद के ड्यूरेशन के ऊपर। उसके बाद कार्यकाल कह सकते हो, कार्यकाल के ऊपर। आर्टिकल 85 जो है वो लोकसभा के
डिसोल्यूशन के ऊपर बातचीत करता है। वहीं पे आप देखो आर्टिकल 173 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबलीज की बात करता है। 174 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज की बात करता है। और आर्टिकल 356 जो है ये इम्पोजिशन, ये आपका प्रेसिडेंट रूल की बात करता है स्टेट में। तो इन 5 ऐसे आर्टिकल है जिसमें बदलाव करना भी अनिवार्य हो जाएगा। तो ये था एंटायर वन नेशन वन इलेक्शन का, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइज आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन करवाना सही रहेगा अपने देश में, या इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, दोनों आप बताओ, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके ऊपर जब सेपरेट वीडियो आएगा तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? अब हम आते हैं फिर से फर्स्ट पेज पे और देखते हैं क्या है न्यूज़। तो हमने ये वाला आर्टिकल कवर कर लिया है, तो ये वाला हो चुका है। उसके बाद ये वाला देखो गाइज, ये तो आप समझ ही रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो कि गवर्नर वर्सेज स्टेट में जो सीएम होते हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप देखो तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, बिहार के जो गवर्नर हैं, और यहाँ के जो बिहार के जो सीएम हैं, वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं, इन दोनों के बीच में अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्टेट रिलेशनशिप नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको पॉलिटी वाले सेक्शन में हम लोग करेंगे। प्रेसिडेंट, राज्यपाल, उसके बाद सीएम, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि चाइना में जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे एक रिपल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वहाँ के इकोनॉमी में। तो ये है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है? और ये है आपका मैनी फेसेस ऑफ, तो इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके लिए। तो यहाँ पे देखो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट था। एक ही और है यहाँ पे, इंडियन नेवी ने एक फ्राइगेट को जो इसका नाम है महेंद्रगिरी, लॉन्च कर दिया है। स्टील्थ फ्राइगेट महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया है, और ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है महेंद्रगिरी। तो ये याद रखना, और ये लास्ट है, ये अंतिम है। 17A महेंद्रगिरी ये अंतिम है, तो इसे याद रखना। कौन लॉन्च किया है? तो इंडियन नेवी ने किया है, ठीक है ना? तो इसे याद रखना। यहाँ पे मैजगांव डॉकयार्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैजगांव डॉकयार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे गंगा क्लीन मिशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि गंगा क्लीन मिशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लेना, ठीक है? तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, रेट ज़रूर करना, रिव्यू ज़रूर करना, और शेयर करना मत भूलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।